हेलो दोस्तों। तो आज हम वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आज एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक देखेंगे। और आज हम देखने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, इसके बारे में अपन देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता क्या है। और जब वैद्युत फ्लक्स समझ लेंगे तो इसी के आधार पर हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हेडिंग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में सबसे पहले अपन देखेंगे। अच्छा, टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपन इसकी बात करेंगे। जरा अब इस चीज़ को समझिए होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले अपन टॉपिक देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। हम ये देखेंगे कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ये है क्या। चुंबकीय फ्लक्स, जिसे अपन नाम देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। इसको वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स भी बोला जाएगा या इसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न बोल के आप इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दीजिए। ठीक है, अब ये जानेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता क्या है। तो देखिए, ये एक्चुअल में बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये एक छोटा टॉपिक है, बस इसे आप समझिएगा। देखिए, हम क्या बोलते हैं कि जैसे कोई हम कुंडली ले लेते हैं, कोई कॉइल ले लेते हैं। ठीक है, और वो कॉइल कुछ इस तरीके से आप ऐसे ले लीजिए। ये कोई कुंडली है, जैसे आप एक पेज की बात कर लीजिए, इस पेज को ले लीजिए। ये पेज है, ये एक कुंडली की तरह इसको मान लीजिए। ठीक है, ये कुंडली की तरह, बीच में ऐसा मान लीजिए ये खाली है। तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि इस कुंडली से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं पास होंगी, क्या चीज़, इस कुंडली से होकर जितनी चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी उनकी संख्या को ही हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। बात समझिएगा, हम बोलते हैं किसी कुंडली से पास होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसको समझिए, जैसे हमने ये बोल दिया आपसे, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक है, बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो हम ऐसा बोल देंगे कि जितनी चुंबकीय बल रेखाएं इस क्षेत्रफल से या इस कुंडली से पास होंगे, इनकी संख्या को ही हम बोलते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फाई। तो फाई से इसे डिनोट किया जाता है, फाई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इनको बी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस कुंडली का, इसका क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं? ए, एरिया। तो जो इससे फ्लक्स पास हो रहा है फाई, वो फाई होता है बी डॉट ए। क्या होता है? बी डॉट ए, या हम इसे अभी समझ सकते हैं बी ए। क्या समझेंगे? बी ए। ठीक है, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल है। ठीक है, अब ये हो गया। अब ऐसा मान लीजिए, देखिए जैसे हम अभी आपको क्या बताए हैं, ये कुछ ऐसा केस है कि ऐसे मान लीजिए आपका ये कुंडली है। ठीक है, और आपके कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो, अगर बल रेखाएं इधर से अगर ये पास हो रही हैं, अगर ऐसे पास हो रही हैं, तो जो क्षेत्रफल लिया जाएगा इसके लंबवत लिया जाता है। जो इसका क्षेत्रफल होगा उसका क्षेत्रफल हम इसके लंबवत लेते हैं, ठीक है।
और लंबवत लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये होता है। अब एक चीज़ और समझिए, जो चुंबकीय बल रेखाएं थी वो ऐसे जा रही थी, ठीक है, मतलब इसके जो ये है ना, ये जो पेज है या कुंडली है इसके लंबवत जा रही थी। लेकिन अगर वो किसी कोण पे चली जाए, अगर किसी कोण पे चली जाए, इसके पहले की कहानी आप समझिएगा। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं और ये पेज जो था यानी कुंडली, उसका क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं, वो ये है, और चुंबकीय बल रेखाएं ये हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही दिशा में हैं, जो इनके बीच का कोण बनेगा वो ज़ीरो बनेगा, क्योंकि ये भी और ये भी, तो कोण कितना? ज़ीरो। लेकिन अब मान लेते हैं कि ये क्षेत्रफल सदिश है, ये एक चीज़ होता है क्षेत्रफल सदिश, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, बस आपको इतना ही समझना है। ये हो गया। अब मान लीजिए कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं ऐसे जा रही हैं, मतलब किसी कोण पर, तो क्षेत्रफल और ये इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है वो मान लीजिए थीटा बन रहा है। ये कोण क्या है? थीटा। तो हम बोलते हैं कि अगर दोनों के बीच का कोण अगर ज़ीरो बन रहा है तो लिखेंगे बी ए, लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई कोण बन रहा है, ऐसे अगर बन रहा है इस तरीके से, तो उस टाइम जो फ्लक्स मिलेगा फाई, वो होगा बी ए कॉस थीटा, ये होगा। तो जो थीटा होता है वो इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और इस क्षेत्रफल के यानी क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। तो जो बी होता है, क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, ये होता है, ठीक है। और जो आपका ए होता है वो आपका क्षेत्रफल होता है, और जो थीटा होता है ये इन दोनों के बीच का कोण होता है। तो ये हो गया आपका फ्लक्स। बात समझ में आई कि फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स कोई बहुत बड़ी तोप नहीं होती है। फ्लक्स बस होता क्या है कि इस कुंडली से जितनी भी बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं पास होती हैं, उनकी संख्या को ही अपन बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो चुंबकीय फ्लक्स बोल देंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, ये चीज़ हो गया। अच्छा, इसके अगर यूनिट की बात करें, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक की अगर बात करें, तो मात्रक क्या होता है? तो देखिए, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक जो होता है वो होता है वेबर, ये होता है, या इसी को बोलते हैं न्यूटन। इसको दूसरा मात्रक क्या होता है? तो देखिए, या तो वेबर होता है, या आप लिख सकते हैं ऐसे कि न्यूटन मीटर पर एम्पियर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर का न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ये होता है किसका मात्रक? फ्लक्स, यानी कि फाई का मात्रक होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो अब इसे ज़रा बोर्ड स्क्रीन पे पूरी चीज़ों को देख लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, यदि किसी कुंडली अथवा परिपथ को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उसके पृष्ठ से होकर चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। मतलब ये क्या बोला गया है कि अगर किसी कुंडली और परिपथ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके पृष्ठ से होकर चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, जो हमने दिखाया है। हम इसी की बात कर रहे हैं कि ये है, इससे ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं इस पृष्ठ से। ये है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली, इस पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली इन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये हो गया। चलिए, इसमें दो पॉइंट्स हैं, उनको समझिए। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत कोई पृष्ठ स्थित हो तो इस तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है। और वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए या बी ए। आपको क्या याद रखना है? फाई इक्वल्स टू बी ए अगर इस क्षेत्र के लंबवत अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं तो, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? यदि चुंबकीय क्षेत्र भी
पृष्ठ के लंबवत यदि चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत ना होकर पृष्ठ पर खींचे गए लंब से थीटा कोण बना रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, ये होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि जो एमकेएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वो वेबर अथवा न्यूटन मीटर पर एम्पियर है। ठीक है, फैराडे का प्रयोग, अब नेक्स्ट हेडिंग है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, अब उसी चीज़ को अपने को देखना है जरा। अब देखिए, अब हमारी मेन कहानी शुरू होती है। अब हम बढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की तरफ। ठीक है, अब इसकी तरफ हम मूव करने वाले हैं। चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारी हेडिंग है फैराडे का प्रयोग। फैराडे का प्रयोग। अब देखिए फैराडेज एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। FARADAY फैराडेज एक्सपेरिमेंट। हम फैराडे के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। अब ज़रा फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था वो ज़रा समझिए। हम ये चीज़ इस एक्सपेरिमेंट में सीखेंगे कि देखिए जैसे क्या हुआ था कि एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर हम इस तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये हमने पढ़ा है। तो फैराडे ने क्या किया था, फैराडे के दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो क्या हम चुंबकीय क्षेत्र की हेल्प से यानी सहायता से हम किसी तार में धारा प्रवाहित कर सकते हैं क्या? ये उनके दिमाग में आइडिया चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। प्रयोग में क्या था कि उन्होंने एक कुंडली ली और कुंडली जैसे वो कॉपर वायर ऐसे कुछ लिया था, इस तरीके की एक कुंडली थी, आप समझ सकते हैं। एक सर्कुलर यानी वृत्तीय पास जिसको बोलते हैं, वृत्तीय कुंडली थी। तो इसमें क्या किया उन्होंने कि एक अमीटर लगा दिया। जैसे इसमें तार से बनाया, ये लपेटा, कुंडली बन गई। एक तार इधर एक तार इधर और दोनों को अमीटर से जोड़ दिया। अमीटर क्या करता है, अमीटर वैद्युत धारा मापता है, अमीटर। ठीक है, होता है। तो इसने क्या हुआ कि वो एक्सपेरिमेंट के दौरान देख रहे थे, वो क्या किए ना कि जैसे ये कुंडली बनाए, उसके बाद एक चुंबक लिए, मैग्नेट, और उस मैग्नेट को क्या किए कि इससे पास कराए। तो इससे जब ये चुंबक और ये कुंडली जब इससे होकर चुंबक गुजरा तो जो अमीटर था, अमीटर में कुछ विक्षेपण हुआ, मतलब वो कुछ ना हिला। और जैसे ही हिला तैसे ही पता चल गया कि अच्छा इस तरीके से हम वैद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रयोग था, इसमें उन्होंने ऐसा ही किया कि एक कुंडली ली, उस कुंडली को अमीटर से जोड़ा और जोड़ने के बाद उस कुंडली से एक चुंबक फेंका, यानी कि एक चुंबक पास कराया। और जैसे ही चुंबक पास हुआ तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। फ्लक्स में परिवर्तन किस तरीके से हुआ हम आपको अभी समझा रहे हैं। तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो उस कुंडली में धारा प्रवाहित हो गई, और जैसे ही कुंडली में धारा प्रवाहित हो गई तो उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। तो ये था फैराडे का एक्सपेरिमेंट, यानी फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडे का प्रयोग। ठीक है, ये चीज़ था। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो कैसे क्या हुआ, तो आप ज़रा समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई कुंडली है, इस तरीके से आपने ले लिया। अगर मान लीजिए कि आप एक टॉर्च ले लीजिए, सिंपल सा टॉर्च, और टॉर्च अगर बहुत दूर से आप जलाते हैं इसको, मतलब अगर ये टॉर्च है आपका और यहाँ से अगर प्रकाश आता है तो ये प्रकाश बहुत दूर तक ऐसे फैलता है, आपको ये पता है कि ऐसे फैलता है। तो बहुत सारी जो प्रकाश की किरणें होंगी वो आप देखेंगे कि ऐसे गुजरेगा, यहाँ से तो बहुत सारी निकलेंगे, लेकिन जब पास होगा तो वो इस तरीके से पास होगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे पास होगा।
जरा इस चीज़ को समझिएगा, ये ऐसे पास हुआ है। तो मान लीजिए कि अभी मानने को हम बोल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से 100 प्रकाशीय किरणें निकली, 100। तो आप खुद बताइए कि क्या इससे 100 की 100 पास हो रही हैं? नहीं ना, 100 की 100 पास नहीं हो रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आप टॉर्च को पास लाते जाएंगे तो जो पास होने वाली किरणों की संख्या होगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी। आप सोच के एक बार देखिए कि जैसे आप इसके करीब आएंगे तो ये जो होगा, मतलब जब करीब आएंगे तो इससे जो पास होने वाली प्रकाश की किरणें होंगी उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर टॉर्च को आप अंदर से ऐसे निकाल दें और धीरे 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 दूर जाए तो जो इसमें, आप इसको पलट लीजिए, टॉर्च को आप क्या करिए, पलट लीजिए। तो जब पलटेंगे और आप दूर जाएंगे तो फिर से इससे पास होने वाली जो प्रकाशित किरणें होंगी वो कम होती चली जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसके करीब जा रहे हैं तो प्रकाशित किरणें जो इससे पास हो रही हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो इनकी संख्या घटेगी। तो ये होता है परिवर्तन। इसी तरीके से जैसे आपने टॉर्च लिया है उसी तरीके से आप चुंबक मान लीजिए, ये चुंबक था। जब इस चुंबक को आप पास लेके जाएंगे तो चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो इससे पास जो होंगी पहले तो कम होंगी, लेकिन धीरे धीरे जब इसके करीब जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं जो इससे पास होंगी वो ज़्यादा होंगी। लेकिन जब इससे और दूर आप जाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या फिर से घटने लगती है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं इससे पास हुई हैं उनकी संख्या को ही तो अपन फ्लक्स बोलते हैं। हाँ, तो अब क्या करिए कि आपको ये पता चल गया कि पहले तो कम था लेकिन धीरे धीरे चुंबकीय बल रेखाएं इससे बढ़ी, यानी फ्लक्स बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे जब इससे दूर गए तो फ्लक्स जो होगा वो कम होगा, मतलब फ्लक्स में क्या होने लगा, परिवर्तन। और जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो गई। और कैसे पता चला, इससे हम एक अमीटर जोड़े थे और वो अमीटर क्या किया कि जो इसके अंदर सुई होती है वो हिल गई, और जैसे ही सुई हिली इसका मतलब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो गई है। ये था एक्सपेरिमेंट किसका, फैराडे का। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप अच्छे तरीके से बोर्ड पे समझिए। देखिए, हाँ जी, इसमें देखिए बोर्ड पे, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये पहले हमने देखा था। तो गतिक चुंबकीय क्षेत्र से भी धारा उत्पन्न होनी चाहिए। इसके लिए फैराडे ने एक चुंबक और एक अमीटर से जुड़ी हुई कुंडली ली। ये हमने बताया कि एक कुंडली और उससे जुड़ी हुई अमीटर से जुड़ी हुई एक कुंडली ली। ठीक है, और उन्होंने चुंबक को कुंडली के अंदर फेंका तो देखा कि जिस क्षण चुंबक कुंडली के अंदर से गुजरता है उसी क्षण अमीटर में विक्षेपण उत्पन्न हुआ, और यही EMI है, यानी यही चुंबकीय प्रेरण है। यही चुंबकीय प्रेरण है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये चीज़ था चुंबकीय प्रेरण के बारे में। ठीक है, अब कुछ बातें और हैं, हम आपको वो बातें अब समझा रहे हैं। इसके बाद इसे हम हटा दे रहे हैं, हटा नहीं दे रहे हैं, इसमें इसी में समझा दे रहे हैं आपको। वो जैसा फोटो था वैसा ही समझिएगा। अब इसमें से ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला, उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर अपन टिप्पणी करेंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब हमें इससे क्या देखने को मिला। तो देखिए, इससे क्या देखने को मिला, आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में कि जो अमीटर है, अमीटर में डिफ्लेक्शन यानी कि जो विक्षेपण हो रहा है, हम विक्षेपण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ बातें होंगी कि अगर मान लीजिए हम बना ही दे रहे हैं। ठीक है, अब तो आप समझ गए ना। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी वो आपको दिखेंगी नहीं, वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है। एक्चुअल में जो फिजिक्स है ना वो केवल देखने एक्सपेरिमेंट तो होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। ये हम ले रहे हैं कुंडली यानी कॉइल, इससे हम जोड़ दे रहे हैं अमीटर, ये चीज़। ठीक है, ऐसे ये जोड़ दे रहे हैं। अब ये ले रहे हैं हम एक चुंबक यानी मैग्नेट,
ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। इसे हम इसकी तरफ लेके जा रहे हैं। अब देखिए लेके जा रहे हैं तो क्या चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को समझना है और आप देखिए बोर्ड के ऊपर देखिएगा, पॉइंट्स के बाद हम आपको समझाएंगे। पहला पॉइंट ये है कि यदि चुंबक को कुंडली के पास या कुंडली से दूर ले जाते वक्त अचानक रोक दिया जाए तो विक्षेपण 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों? जैसे हम इसको मान लीजिए यहाँ से लेके आ रहे हैं तो जो इससे पास होने वाली फ्लक्स है उसकी संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। जब इसको आगे लेके जाएंगे तो बढ़ेगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, धारा तभी मिलेगा जब फ्लक्स में परिवर्तन हो। जब फ्लक्स में परिवर्तन हो, फ्लक्स का मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या तो घटे या तो बढ़े, तभी जाके धारा मिलेगा। तो जब हम इसको करीब लेके जाएंगे तो धारा चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इसे रोक दें, अचानक रोक देंगे तो जो इससे पास होने वाली बल रेखाएं होंगी उनकी संख्या रुक जाएगी। मतलब अगर 20 पास हो रहा होगा तो 20 ही पास होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो जब ऐसा हो जाता है तो इसमें विक्षेपण तुरंत खत्म हो जाता है, मतलब विक्षेपण तुरंत 0 हो जाता है। ऐसा मान लीजिए तुरंत विक्षेपण खत्म हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। तो यही था कि यदि चुंबक को कुंडली के पास ले जाते या दूर ले जाते वक्त अचानक रोक दिया जाए तो इसमें जो विक्षेपण होगा वो 0 हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जितना तेजी से चुंबक कुंडली की ओर गति करेगा उतना ही अधिक धारा कुंडली में प्रवाहित करेगा, मतलब विक्षेपण उतना ज़्यादा होगा। हम ये बोल रहे हैं कि अगर इस चुंबक को जितना तेज यहाँ से गुजारेंगे चुंबकीय फ्लक्स में उतना ही तेज परिवर्तन होगा, और उतना ही तेज परिवर्तन होगा तो जो विक्षेपण होगा उतना ही ज़्यादा। कहने का मतलब है कि इस कुंडली में धारा उतना ही तेजी से बढ़ेगा, उतना ही तेजी से धारा भी बढ़ेगा, ठीक है। समझ बात आ गई। थर्ड पॉइंट देखिए, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर या शक्तिशाली चुंबक लेने पर अमीटर में विक्षेपण बढ़ जाता है, अर्थात कुंडली में धारा बढ़ जाती है। यहाँ बोल रहा है कि अगर इस कुंडली में जो फेरों की संख्या है उसको बढ़ा देते हैं, अगर बढ़ा देते हैं और ये जैसे चल रहा था वैसे, जैसा चुंबक आपने लिया था वैसा ही चुंबक लीजिए, लेकिन इसमें फेरों की संख्या बढ़ा दीजिए। जब फेरों की संख्या आप बढ़ा देंगे तो जो इसमें धारा उत्पन्न होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि अमीटर में जो विक्षेपण होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। या फिर आप ये करिए कि जितना भी आप इसको फेरा लेना चाहते हैं फेरा उतना ही लीजिए, लेकिन इसको जो चुंबक है इसको शक्तिशाली चुंबक ले लीजिए, मतलब इसको बदल के एक शक्तिशाली चुंबक ले लिए। जितना सा आपने फेंका था, जितनी चाल से, जितने वेग से आपने फेंका था उतना ही से फेंकिए। आप देखेंगे कि फिर भी इसके जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो ज़्यादा होगा और इस अमीटर में जो विक्षेपण होगा वो भी बढ़ जाएगा। और जैसे ही अमीटर में विक्षेपण बढ़ा, कहने का क्या मतलब है कि धारा उसमें बढ़ गई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, कुंडली में अधिक प्रतिरोधक तार जोड़ने पर कुंडली में प्रवाहित धारा कम हो जाएगी। अगर इस कुंडली में आप अधिक प्रतिरोधक तार ले लेंगे तो जो धारा बहेगा वो भी कम हो जाएगा। इसे आपने वैद्युत चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर ये पढ़ा होगा कि जैसे जैसे तार, यानी कि तार का प्रतिरोध बढ़ता है उसमें धारा कम होते चली जाती है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक नोट देखिए, नोट क्या है कि धारा के परिवर्तन में इससे फर्क नहीं पड़ता कि कुंडली मूव कर रही है या फिर आपका चुंबक, कुंडली मूव कर रही है या चुंबक, यानी समझ गए बात। इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप तब से चुंबक को दौड़ा रहे थे ना, अब इसको दौड़ा दीजिए तब भी उतना ही, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम कंक्लूज़न देखते हैं, जितना सब कुछ देखा उसका कंक्लूज़न ये है कि जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति होता है, मतलब इसके और इसके बीच सापेक्ष गति, कहने का मतलब है कि ये रुका है ये चल रहा है, ये रुका है ये चल रहा है, या फिर ये किसी और चाल से चल रहा है ये किसी और चाल से चल रहा है।
तो इनके बीच सापेक्ष गति होगी, और जब सापेक्ष गति होगी तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। बात समझिए, अगर इन दोनों में से या इन दोनों के बीच अगर सापेक्ष गति होती है तो इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। आप बस ये समझिए कि विद्युत वाहक बल, आप इसके अलावा कुछ मत समझिए। आप ये देख लीजिए कि अगर इन दोनों में सापेक्ष गति होता है तो एक बल उत्पन्न हो जाता है, उस बल का नाम है विद्युत वाहक बल। ये तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब इन दोनों में जब सापेक्ष गति होता है तो इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल नाम देते हैं। ठीक है, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, यानी कि जो ये घटना घटी है इसी का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, चलिए आगे एक नोट है, जरा इसे ध्यान से समझिए। यदि कुंडली का परिपथ खुला है, अभी तक कुंडली बंद था, अगर कुंडली का परिपथ खुला है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो होगा, लेकिन प्रेरित धारा नहीं, क्योंकि इस समय परिपथ का प्रतिरोध अनंत हो जाता है। समझिए, हम कहते हैं कि जैसे ये था, आपने लिया था कुंडली को क्या करिए, तोड़ दीजिए। जब कुंडली को तोड़ देंगे यानी कि खुला परिपथ हो गया। जब यहाँ से आप एक चुंबक को गुजारेंगे तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, लेकिन प्रेरित धारा कभी उत्पन्न नहीं होगी। कारण ये है कि अगर इसको तोड़ देंगे तो जो इसका प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। ठीक है, और I इक्वल्स टू होता है V अपॉन आर। तो जब V अपॉन आर और R को आपने क्या रख दिया, अनंत, और अनंत होता क्या है, अनंत होता है 1/0। तो आप यहाँ पे रखेंगे V/1, V को क्या लिखेंगे, V/1 लिख सकते हैं, और फिर 1/0 बीच का बीच में गुणा तो नीचे का ऊपर, तो I बराबर आ जाएगा V गुणे 0/1 1 गुणे 1, तो V का 0 में तो 0/1 गुणे 1, तो 1 किसी भी नंबर से अगर 0 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रेरित धारा होगी वो 0 होगी, लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये दे रखा है कि धारा उत्पन्न होने का कारण आखिर क्या है। जो यहाँ पे इस कुंडली में धारा उत्पन्न हुई है उसका कारण क्या है, कहने का मतलब प्रोडक्शन ऑफ करंट। जब किसी कुंडली से पास होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। कहने का क्या मतलब था कि अगर इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और अगर ये बंद परिपथ है तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और जिससे इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, ये है। ठीक है, अच्छा हाँ, चलिए जी, टाइम सफिशिएंट हो चुका है, मतलब इससे ज़्यादा अपन आज नहीं पढ़ेंगे, यहीं अपनी सभा समाप्त करेंगे, और इसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और आप ये समझिए कि हमारा टॉपिक लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको अलग से जनरेटर और मोटर के भी वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उनको अलग से ही देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब सभा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।